नमस्कार। उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने 20 दिसंबर तक के करंट अफेयर को कवर कर लिया था और कुछ कारणों से पिछले भी हफ्ते जो है वीडियो आ नहीं पाई थी। इस वीडियो के अंतर्गत हम 21 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ दोनों से जुड़े हुए समसामयिक घटनाक्रमों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न आपको पूछा था राष्ट्रीय समसामयिकी के अंतर्गत कि 17वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 की विजेता कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरनाज कौर संधू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद करते हुए चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था आगामी गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने 5 देशों को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इनमें शामिल नहीं है, कौन सा देश इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। तो 5 देश के नाम मैंने बताए थे आपको, उसमें कौन शामिल नहीं था? अफगानिस्तान शामिल नहीं है। ठीक, कौन कौन से देश हैं? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 5 कंट्रीज जो है इस साल 26 जनवरी 2022 के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया है। तो इसका आंसर है एलन मस्क। ठीक, स्पेस एक्स कंपनी जो है इसके सीईओ हैं, याद रखना, स्पेस एक्स। अगला क्वेश्चन था जैतापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कहां स्थापित किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन था पार्कर सोलर प्रोब भेजा गया है। तो इसका आंसर है किसके द्वारा भेजा गया है? नासा द्वारा भेजा गया है अंतरिक्ष में। सूर्य का जो कोरोना वाला क्षेत्र है वहां पर यह प्रवेश कर चुका है और उससे संबंधित जो आंकड़े हैं वो संग्रहित करके यहां पर वो भेजने का काम करेगा। ठीक, चलिए तो राष्ट्रीय समसामयिकी में आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है प्रलय मिसाइल। ठीक, आपने सुना होगा अभी हाल ही में कि एक नया मिसाइल जो है हमारे यहाँ इसकी टेस्टिंग की गई है। तो इस मिसाइल का नाम क्या है? प्रलय मिसाइल। ठीक, इसका विकास किया गया है डीआरडीओ के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसके द्वारा इसका विकास किया गया है। इसका प्रकार क्या है? ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। सतह से सतह पर मार करने वाली अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको याद रखिएगा, अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी समझाऊंगा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। ठीक, इसका परीक्षण किया गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा के तट से, और इसकी रेंज की अगर बात करें तो ये है 150 से लेकर के 500 किलोमीटर तक। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने आंकड़े बताए गए हैं, जितनी चीजें बताई गई ना, सब इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, इसी में आगे पढ़ते हैं कि प्रलय भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और उत्तरी या पश्चिमी सीमाओं से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है। ठीक, तो इसको या तो उत्तरी हिस्से में तैनात किया जाएगा या पश्चिमी हिस्से में, जहां से ये कोई सा भी अगर मिसाइल हमला होता है देश के ऊपर तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेप वक्र कम होता है और उड़ान के दौरान मैन्यूवर में सक्षम होता है। देखिए मैन्यूवर होता है, ये मैन्यूवर का मतलब होता है उड़ते उड़ते अगर उसको आभास होता है कि कहीं पर कोई राडार है तो तुरंत ये क्या कर सकता है, अपना रास्ता चेंज कर सकता है, इसको बोलते हैं मैनूवर। ठीक है, तो ये जो मिसाइल है प्रलय वो क्या कर सकता है? मैनूवर में सक्षम है। ठीक, देखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर क्या होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल की अगर बात करें तो इसमें जो प्रक्षेप की गति होती है, यानी जो गति होती है मिसाइल की, और प्रक्षेप वक्र में यात्रा गुरुत्वाकर्षण, वायु प्रतिरोध तथा कैरियोलिस बल पर निर्भर करती है। ये 3 चीजों पर निर्भर करती है, प्रक्षेप गति और प्रक्षेप वक्र। ठीक, किस पर? पहली चीज है गुरुत्वाकर्षण, दूसरा है वायु प्रतिरोध और तीसरा है कैरियोलिस बल। देखिए कैरियोलिस बल क्या होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो बल उत्पन्न होता है ना, उसको बोला जाता है कैरियोलिस बल। तो इस पर निर्भर करता है कौन?
बैलिस्टिक मिसाइल। जबकि क्रूज मिसाइल की बात करें तो यह तुलनात्मक रूप से गति के लिए सीधे प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है, यानी जिस एंगल में उसको छोड़ा जाता है उस एंगल में क्या करती है, गमन करती है। ठीक, पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाती है और पुनः उसमें प्रवेश करती है, यानी इसकी जो दिशा होती है वो कैसी होती है, ये कुछ इस प्रकार की होती है, ये ऐसे जाती है फिर ये ऐसे जाती है अपने टारगेट की तरफ। ठीक, इसका उड़ान पथ पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर ही होता है। ठीक है, जो क्रूज मिसाइल्स होते हैं वो पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर ही गति करती हैं, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पहले बाहर जाती हैं और फिर अपने टारगेट पर अटैक करती हैं। ठीक, लंबी दूरी की मिसाइलें, ठीक है, इसके अंतर्गत आती है 300 किलोमीटर से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक की रेंज जिनकी होती है, उन मिसाइल्स को बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं कम दूरी की जो मिसाइलें होती है, जो 1000 किलोमीटर तक जिनकी अधिकतम रेंज होती है, वो क्रूज मिसाइल के अंतर्गत आती हैं। ये जो क्रूज मिसाइल है ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कहां पे, जो शिप होते हैं ना, जो जहाज होते हैं, उनके द्वारा जो मिसाइल प्रयोग में लाए जाते हैं वो क्रूज मिसाइल होते हैं। जबकि जो जमीन से चलाए जाने वाले मिसाइल होते हैं ना, वो अधिकांशतः, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सभी होते हैं, लेकिन अधिकांशतः जो है वो क्या होते हैं, बैलिस्टिक होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के उदाहरण देखें तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 और धनुष, ये ऐसी मिसाइल्स हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल के अंतर्गत आती हैं। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल जो है हमारी, वो किसके अंतर्गत आती है, क्रूज मिसाइल के अंतर्गत। ये देखिए, सतह के पास पास चलने से फायदा ये होता है ना कि वो राडार की पहुंच में नहीं आते हैं। ठीक है, जितना नीचे नीचे चलेंगे ना, वो जैसे ये पृथ्वी की सतह है तो इससे जितना नीचे चलेंगे तो संभावना ये रहती है कि राडार उनको ना पकड़ पाए। तो क्रूज मिसाइल के अंतर्गत, है ना, क्रूज मिसाइल के अंतर्गत क्या होता है कि जो 1000 किलोमीटर तक की रेंज वाले मिसाइल हैं, ठीक है, ये इसी प्रकार से गमन करते हैं। यानी ये जो प्रलय मिसाइल है ये किस प्रकार की है, ये है अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल। ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो पूरे तरीके से किसके बाहर चली जाती हैं, वायुमंडल के बाहर चली जाती हैं, और फिर मैंने बताया कि वहां से फिर इसका टारगेट सेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रलय मिसाइल है ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जाएगी, ये मध्यम ऊंचाई तक जाएगी और फिर वहां से टारगेट सेट किया जाएगा। ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और बहुत विध्वंसक है। ठीक, और भारतीय सेना में इसके शामिल होने से भारतीय सेना कहीं ना कहीं बहुत अधिक मजबूत हुई है। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व से जुड़ा है, चर्चित व्यक्तित्व से जुड़ा है। चर्चित व्यक्तित्व में है मैग्नस कार्लसन। आपने सुना होगा, विश्व के फेमस शतरंज खिलाड़ी हैं। क्यों फेमस है, आइए देखते हैं। नॉर्वे के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन ने फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, अभी हाल ही में इन्होंने एक विश्व चैंपियनशिप जीता है जिसका नाम क्या है, फीडे विश्व चैंपियनशिप। ये है मैग्नस कार्लसन। इन्होंने रूस के इयान नेपोमनियाची को 7.5, 3.5 से हराकर खिताब पर कब्जा किया। कार्लसन का यह 5वां वैश्विक खिताब है। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने लायक ये है कि फीडे विश्व चैंपियनशिप जो है वो हाल ही में किसने जीता है, तो किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में जो वोटर आईडी है उसको आधार से जोड़ने की बात की जा रही है, तो इसी के अंतर्गत एक संशोधन किया गया है जिसको नाम दिया गया है चुनाव कानून संशोधन विधेयक 2021। ठीक, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। 21 दिसंबर 2021 को संसद द्वारा मतदाता सूची को आधार डेटाबेस से जोड़ने वाला कानून संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। यह कब पारित किया गया, तो याद रखना 21 दिसंबर 2021 को। ठीक, यह विधेयक कुछ चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए दो कानूनों में संशोधन करता है। पहला है जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951। इन दोनों में संशोधन करता है, याद रखिएगा। ठीक, 1950 का जो एक्ट है, जो अधिनियम है, 1950 का अधिनियम चुनावों के लिए सीटों के आवंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, मतदाताओं की योग्यता और मतदाता सूची तैयार करने का प्रावधान करता है। यानी किस प्रकार से जो सीट है वो आवंटित किए जाएंगे और निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किस प्रकार से होगा,
मतदाताओं की योग्यता, ठीक है, 18 वर्ष हमको पता है, ठीक है, और मतदाता सूची किस प्रकार तैयार की जाएगी, इन सब के संबंध में प्रावधान करता है। वही 1951 का जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है वो चुनावों के संचालन और चुनावों से संबंधित अपराधों और विवादों का प्रावधान करती है। यानी चुनाव के दौरान कौन कौन से कृत्य, आपको पता होगा कि जब चुनाव होता है तो 144 लगा दिया जाता है, सेक्शन 144 कर्फ्यू लगा दिया जाता है। तो इस दौरान कौन से कृत्य हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं, ये सारी चीजें जो है वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो अभी हाल ही में जो प्रावधान किए गए हैं उसके बारे में देखते हैं। तो विधेयक के प्रावधान, यह विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नामांकन की जांच के लिए मतदाता सूची को आधार संख्या से जोड़ने का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा ये जो नया संशोधन है वो क्या करेगा, जो वोटर आईडी है उसको जोड़ देगा किससे, इसको जोड़ दिया जाएगा आधार से। इससे क्या होगा, एक आधार नंबर आपको पता होगा वो तो फिक्स नंबर है, एक आधार, ठीक, ये यूनिक आईडी है हमारी। अगर वोटर आईडी को इससे मिला दिया जाएगा, इसके नंबर में मर्ज कर दिया जाएगा, तो क्या होगा कि कोई व्यक्ति अगर एक से अधिक स्थान पर उसका नामांकन जुड़ा हुआ है, दो से जगह एक से अधिक स्थानों पर यदि उसका नाम जुड़ा हुआ है मतदाता सूची में, तो वो पकड़ा जाएगा, ठीक है, वो पकड़ में आ जाएगा और फिर वहां से उसके नाम को एक जगह से सुविधा अनुसार काट दिया जाएगा, ठीक। विधेयक में मतदाता को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर एक कैलेंडर वर्ष में नामांकन के लिए 4 अवसर देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो मतदाता 18 साल पूरा कर लेंगे वो अपना नाम 4 दिनों में जाकर के, ठीक है, 4 अलग अलग दिन जो है साल में बताए गए हैं, इन चारों में से किसी भी दिन जाकर के अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। ये कौन कौन से तारीख होंगे भाई, देखो 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, ये 4 ऐसे दिन होंगे जहां पर अपना नाम जुड़वाया जा सकता है। कानून को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाने के लिए सेवा मतदान यानी सर्विस वोटर्स के लिए पत्नी के स्थान पर जीवन साथी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यह महिला सशस्त्र सेवा कर्मचारियों के पुरुष जीवन साथी के खिलाफ किसी भी भेदभाव को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है। यानी जो लैंगिक समानता है उसके लिए अब जो सर्विस वोटर्स हैं, सर्विस वोटर्स में क्या किया जाएगा, उनके पत्नी के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, जीवन साथी शब्द प्रयोग किया जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021। अभी हाल ही में 20 तारीख को एक और विधेयक जो है वो पारित किया गया है। कौन सा विधेयक है, जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021। तो आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा कि केंद्र सरकार द्वारा 20 दिसंबर 2021 को जैविक विविधता संशोधन विधेयक 2021 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया है, ठीक, इसको संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। इस विधेयक को सदन में पेश किए जाने के बाद से ही पर्यावरणविदों द्वारा इस आधार पर आलोचना की गई है कि मसौदा विधेयक जैविक संसाधनों के संरक्षण के अधिनियम के प्रमुख उद्देश्यों की कीमत पर, ठीक है, कीमत पर बौद्धिक संपदा और वाणिज्यिक व्यापार को प्राथमिकता देता है। देख लो कितना विवाद का विषय है। यह विवाद का विषय इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो विरोधी पार्टियां हैं वो ये आक्षेप लगा रही हैं कि भाई आप जो जैव विविधता है हमारे यहाँ उसका कीमत निर्धारित कर रहे हो आप, ठीक है। ये मान लो जैव विविधता है तो इसका क्या कर रहे हो आप, कीमत निर्धारित कर रहे हो, ऐसा बोला जा रहा है किसके द्वारा, जो विरोधी पार्टियां हैं ना उनके द्वारा, ठीक। क्यों कहा जा रहा है ऐसा, तो इसे समझिए। इसमें 2002 के अधिनियम में कुछ नियमों को शिथिल करने का प्रस्ताव किया गया है। देखिए शिथिल करने का मतलब यह है कि आप जैसे कि जंगल में जाकर के खुलेआम शिकार नहीं कर सकते, ठीक है, ये नियम है, या पेड़ों को नहीं काट सकते, नियम है, ठीक। तो इसमें शिथिल करने का मतलब यह है कि आप कुछ हद तक इसका अतिक्रमण कर सकते हैं, कुछ हद तक उसमें शिकार कर सकते हैं, या इस प्रकार के प्रावधान जो है इसके अंतर्गत बताए जा रहे हैं कि इसका अर्थ ये निकाला जा सकता है, इसलिए ये विवाद में है, ठीक, ताकि अनुसंधान और पेटेंट को बढ़ावा दिया जा सके। यानी कि लोग क्या करेंगे, अब अनुसंधान के नाम पर पशु पक्षी को उठा कर लाएंगे, ये हो सकता है, ठीक है, तो इसकी संभावना है।
और साथ ही स्थानीय समुदायों को विशेष रूप से औषधि गुणों वाले बीज जैसे संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। ठीक, तो देखिए इसमें बात तो बहुत अच्छी है। क्या बात अच्छी है कि अनुसंधान और पेटेंट के लिए आप जो दोहन करते हैं प्रकृति का, आप उससे थोड़ा अधिक कर सकते हैं, ये प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन आप इस चीज को भी तो सोचिए कि वर्तमान में जैविक विविधता कितने खतरे में है। यदि इस स्थिति में लोगों को थोड़ा सा भी छूट मिल जाए कि आप जाकर के थोड़ा सा अतिरिक्त दोहन कर सकते हैं, तो वो तो टूट पड़ेंगे। तो इसलिए इसको विवाद का विषय माना जा रहा है। और दूसरी चीज इसमें यह कहा जा रहा है कि जो स्थानीय समुदाय हैं, ठीक है, उसमें औषधि गुणों वाले बीज जैसे तुलसी वगैरह हो गए, ठीक है, या और कालमेघ या फिर बहुत सारे जो जड़ी बूटियां हैं जो कि जंगली क्षेत्रों में पाई जाती हैं हमारे यहाँ, इन सब को उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। लेकिन यदि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, जो फार्मा की कंपनियां हैं, वो तो फिर बहुत अधिक मात्रा में इनका दोहन करने लग जाएंगी। तो इन सभी को बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये इस विधेयक के दोष हैं। ठीक, ये विवाद का विषय रहा है अभी हाल ही में, इसीलिए तो इसको संयुक्त समिति के पास भेजा गया है। यह विधेयक पंजीकृत आयुष चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों तक पहुंच हेतु राज्य जैव विविधता बोर्डों को पूर्व सूचना देने से छूट देने का प्रयास करता है। ठीक, यानी कि राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुमति के बिना आप क्या नहीं कर सकते हो, जो जैविक संसाधन है ना, जैविक संसाधन, उनका दोहन जो है वो इंडस्ट्रीज में नहीं कर सकते हो। लेकिन इस विधेयक के बाद क्या कहा गया है कि जो लोग संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वाले लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, ठीक है, या बहुत सारे जो लोग हैं जो इस पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग करते हैं, आयुष चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, वो क्या कर सकेंगे, इसका यूज कर सकेंगे, इनका दोहन कर सकेंगे। 2021 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड्स विजेता दिल्ली स्थित पर्यावरण संगठन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने कहा है कि वर्तमान स्वरूप में बिल बायोपायरेसी का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको पता होगा कि बहुत सारे जंगली जीव जो हैं वो खाल के लिए, नाखून के लिए, है ना, या किसी जानवर के शरीर से कोई औषधि बनाई जाती है, जैसे सांप के जहर से ही एंटीवेनम बनाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इससे उनकी तस्करी बढ़ जाएगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कुछ जो एनजीओस हैं उनका, जिसमें लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ये प्रमुख एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, तो इस अधिनियम को समझने का प्रयास करेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा कुछ जो लोग हैं, है ना, वो लोग इस पे आपत्ति जता रहे हैं, खासकर जो विरोधी पक्ष है वो, क्योंकि इस संशोधन के द्वारा क्या हो जाएगा कि जो जैविक संसाधन है हमारे, उनको ज्यादा से ज्यादा लोग फिर क्या करने लग जाएंगे, उनको एक तरीके से छूट मिल जाएगी कि वो दोहन कर सकते हैं। ठीक, तो एक तरीके से ये खतरा भी है। हाँ, इसमें एक ये हो सकता है कि ये जो दोहन है वो किसी समिति के संरक्षण में किया जाए, तब वहां पर एक प्रकार से निर्बंधन उन पर लग पाएगा। ठीक, चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021। ठीक, आपको पता होगा अभी हाल ही में नवंबर 2021 के में सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित हुआ है अंडर 23 महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021, और भारतीय खिलाड़ियों ने इस महिला विश्व चैंपियनशिप में 5 पदक हासिल किए हैं। और 2017 में इस चैंपियनशिप के उद्घाटन संस्करण के बाद से यह भारत का सबसे सफल अभियान रहा है। तो किसने किसने गोल्ड जीता, किसने किसने मेडल जीता है भाई, देखो, रजत पदक जीता है शिवानी पवार ने 50 किलोग्राम कैटेगरी में। वहीं कांस्य पदक की संख्या 4 है। कौन कौन जीता, तो पहला है अंजू, जिन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। दूसरे हैं दिव्या काकरान, इन्होंने 62 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। तीसरी हैं राधिका, जिन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। और चौथी हैं निशा दहिया, जिन्होंने 72 किलोग्राम की कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। ठीक, तो नाम याद रखिएगा इन पांचों का, आप चाहे तो यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगला टॉपिक है 2023 में लॉन्च होगा गगनयान। अभी हाल ही में जो हमारे मंत्री हैं, कौन, श्री जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, ये केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है
क्या कहा है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान 2023 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक, गगन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? भारतीय प्रक्षेपण यान के माध्यम से मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करना। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? तथ्य भाई, इस प्रक्षेपण के साथ भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। ठीक, तो ये गगनयान मिशन है, याद रखिएगा। ये कब प्रारंभ होने वाला है? 2023 में। इसका डेट आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है मीट द चैंपियंस, यानी चैंपियनों से मिलिए अभियान। ये जो अभियान है वो देखिए, बहुत सारे जो स्कूली छात्र होते हैं वो खिलाड़ियों को या अलग अलग क्षेत्रों के चैंपियंस को अपना आदर्श मानते हैं। तो इसी क्रम में अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से एक पहल की गई है, जिसके माध्यम से क्या किया जा रहा है, जो ओलंपिक विजेता हैं, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है, उन लोगों को जाकर के मिलाया जा रहा है। किससे? स्कूली छात्रों से। इससे क्या होगा? इससे वो लोग, वो जो स्कूली बच्चे हैं, वो क्या होंगे? मोटिवेट होंगे। ठीक, तो आइए पढ़ लेते हैं इसको कि यह विशेष पहल सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव का हिस्सा है, जिसकी शुरुआत इस महीने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने गुजरात में की थी। आने वाले महीनों में ओलंपिक और पैरालंपिक हीरोज को देश भर के विभिन्न स्कूलों में भ्रमण करते हुए और इसी तरह विद्यार्थियों के साथ संवाद करता हुआ देखेंगे। अपने भ्रमण के दौरान एथलीट अपने अनुभव, जीवन से सबक, सही खान पान से जुड़े सुझाव साझा करेंगे और स्कूली बच्चों को प्रेरणादायक प्रोत्साहन भी देंगे। ठीक है, तो अपने आइडल से मिलाने का एक जरिया है ये अभियान। नाम क्या है? मीट द चैंपियंस। ठीक है, चैंपियनों से मिलिए अभियान। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है सुशासन सूचकांक 2021, अभी हाल ही में जारी किया गया है। आइए जानते हैं। इस सूचकांक को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी DARPG ने तैयार किया है। इस सूचकांक में क्या किया गया है कि इस सूचकांक 2021 के ढांचे में 10 क्षेत्र और 58 संकेतक को शामिल किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के क्षेत्र कौन कौन से? देखिए, ये जो इंडेक्स है इसमें 10 जो आधार हैं, ठीक है, यानी 10 जो क्षेत्र हैं, इसके अंतर्गत कुल 58 बिंदुओं के आधार पर यह रैंकिंग तैयार की गई है। और इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, पहला क्षेत्र है कृषि और संबद्ध क्षेत्र, दूसरा है वाणिज्य और उद्योग, तीसरा है मानव संसाधन और विकास, चौथा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, पांचवा है आर्थिक शासन, छठा है सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, सातवां है समाज कल्याण और विकास, आठवां है न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा, नौवां है पर्यावरण और 10वां है नागरिक केंद्रित शासन। तो देखिए इस रैंकिंग में किया क्या गया है, इस रैंकिंग में हर क्षेत्र का अलग अलग इंडिविजुअल रूप से क्या निकाला गया? रैंकिंग निकाला गया है पूरे राज्यों का, और फिर लास्ट में एक समग्र रूप से रैंकिंग जो है वो तैयार की गई है। ठीक, तो आइए देखते हैं इसके बारे में कि सुशासन सूचकांक 2020-21 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, जितने भी स्टेट और हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहले कैटेगरी को समूह ए कहा गया, दूसरी कैटेगरी को समूह बी के राज्य, तीसरी कैटेगरी उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्यों की है, और चौथी कैटेगरी है केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, 7 यूनियन टेरिटरी है यहां पर। ठीक, बड़े राज्यों में आप देखेंगे तो बड़े राज्यों में इन सभी को शामिल किया गया है। टोटल 17 राज्य जो है वो बड़े राज्यों में आते हैं, और इन राज्यों को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ठीक, अब सेक्टर वाइज इनका अगर परफॉर्मेंस देखें तो समूह ए, समूह बी उत्तर पूर्वी व पहाड़ी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, ये 10 बिंदु हैं। देखिए 10 बिंदु कौन कौन से? कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, इसमें समूह ए में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर बात करें समूह बी की तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
उत्तर पूर्व व पहाड़ी राज्यों में मिजोरम प्रथम स्थान पर है और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली ये प्रथम स्थान पर है। ठीक, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा मैं। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि समाज कल्याण और विकास, इसमें समूह बी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ जो है ये प्रथम स्थान पर है। ठीक है, और किसी कैटेगरी में प्रथम स्थान पर नहीं है। समाज कल्याण और विकास वाला जो क्षेत्र है उसमें छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ठीक, तो समाज कल्याण और विकास वाले क्षेत्र में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है आपको कि किस क्षेत्र में, है ना, गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंतर्गत किस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो समाज कल्याण और विकास के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने। तो आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत। देखिए, पहला सेक्टर है इसमें एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रैंकिंग। ठीक है, यानी कि जो कृषि क्षेत्र है उससे संबंधित रैंकिंग यहां पर दी गई है। तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश। ठीक, अगर नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करें तो मिजोरम प्रथम स्थान पर है। दूसरा जो बिंदु था कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सेक्टर रैंकिंग। ठीक, यानी कि वाणिज्य और व्यापार वाला जो सेक्शन है, उद्योग वाला सेक्शन, उसमें प्रथम स्थान पर है झारखंड। और वहीं नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड प्रथम स्थान पर है। ठीक, अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेक्टर रैंकिंग। ठीक है, यानी मानव विकास जो विभाग है उसके अंतर्गत प्रथम स्थान पर है गोवा। छत्तीसगढ़ का स्थान इसमें दिख रहा है हमको 14 नंबर का। नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो इसमें हिमाचल प्रदेश जो है ये मानव विकास जो विकास है उसमें प्रथम स्थान पर है। ठीक, पब्लिक हेल्थ सेक्टर रैंकिंग यानी कि जो लोक स्वास्थ्य है उसमें प्रथम स्थान पर है केरल। और नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो उसमें मणिपुर जो है ये प्रथम स्थान पर है। इसके बाद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज सेक्टर रैंकिंग। ठीक, यानी कि जो लोक अवसंरचना है उसके अंतर्गत प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। और नॉर्थ ईस्ट राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर काबिज है। इकोनॉमिक गवर्निंग सेक्टर रैंकिंग, ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पर है कर्नाटक। और नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में है पहला उत्तराखंड। अगला पॉइंट है सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट सेक्टर रैंकिंग। इसको मैंने आपको बड़े स्क्रीन में इसलिए दिखाया क्योंकि यही वो सेक्टर है जिसके अंतर्गत राज्य जो है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है, वो प्रथम स्थान पर है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं रैंकिंग, छत्तीसगढ़ हमको दिखाई दे रहा है, छत्तीसगढ़ हमको दिखाई दे रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ का स्कोर है 0.66। ठीक है, और इस सेक्टर में वो प्रथम स्थान पर है। अगली कैटेगरी देखते हैं। अगला है जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी सेक्टर रैंकिंग। ठीक है, न्यायिक और लोक सुरक्षा, इस क्षेत्र में भी प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु। अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और यूटी की अगर बात करें तो पौंडीचेरी प्रथम स्थान पर है। ठीक, एनवायरमेंट यानी अगर पर्यावरण की बात करें तो प्रथम स्थान पर है वेस्ट बंगाल। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर प्रथम स्थान पर है। और यूटी की अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की तो चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर है। अब आते हैं कंपोजिट स्कोर में, यानी कि ओवरऑल रैंकिंग क्या रही है। ठीक, तो ओवरऑल रैंकिंग की अगर बात करें तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको इसमें सीधे पूछेगा कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर, बड़े राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो कौन सा राज्य है? तमिलनाडु है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। छत्तीसगढ़ को इसमें चौथा रैंक मिला है। कंपोजिट रैंक में छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है? चौथा है, इसको याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें, नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स की, तो इसमें प्रथम स्थान पर है हिमाचल प्रदेश। और अगर यूटी की बात करें तो इसमें पौंडीचेरी प्रथम स्थान पर है। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर आप शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से, लेकिन प्रथम स्थान पर तमिलनाडु, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कर्नाटक, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का ओवरऑल स्कोर है 5.05।
इसको भी याद रखेंगे आप। ओवरऑल रैंकिंग चौथी है और अंक कितना है 5.05। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स में प्रथम स्थान पर है हिमाचल प्रदेश, अंक है इसका 5.22। ठीक, और अगर यूटी की बात करें, है ना, केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसमें पौंडीचेरी प्रथम स्थान पर काबिज है। तो ये है गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आपको मैंने बताया कि ये जारी किया गया है अभी हाल ही में DARPG यानी कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के द्वारा। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो अब इस सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, है ना, प्रलय मिसाइल की रेंज कितनी है? पहला है 150 से 1000 किलोमीटर, दूसरा है 150 से 500 किलोमीटर, तीसरा है 350 से 500 किलोमीटर, या चौथा है 250 से 500 किलोमीटर। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रलय मिसाइल जिसको अभी हाल ही में तैयार किया गया है DRDO के द्वारा, उसकी रेंज क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक GGI 2021 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ने किस क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ऑप्शन है सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक शासन, सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और उपयोगिताएं, समाज कल्याण और विकास। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित इस महिला विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में रजत पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? ऑप्शन है शिवानी पवार, अंजू, दिव्या काकरान या राधिका। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, मीट द चैंपियंस यानी चैंपियनों से मिलिए अभियान संचालित किया जा रहा है, किस मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है? तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय द्वारा, युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा, शिक्षा मंत्रालय और युवा कार्यक्रम व खेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुशासन सूचकांक के अंतर्गत संयुक्त रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए ये जो GGI है ना, गुड गवर्नेंस इंडेक्स, इसके अंतर्गत आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो छत्तीसगढ़ को आधार बनाकर ही पूछेगा। ठीक, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। यहां से क्वेश्चन जो है वो संभावित है बिल्कुल कि सुशासन सूचकांक जो है इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ की रैंकिंग, एक तो किस क्षेत्र में इसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और दूसरा कि इसकी ओवरऑल रैंकिंग क्या है, कंपोजिट रैंकिंग क्या है। चलिए तो अब बढ़ते हैं और आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट घटनाक्रम। इसके पहले पिछले हफ्ते जो आपको क्वेश्चन मैंने पूछा था उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि राज्य में शासकीय क्षेत्र में फूड इरेडिएशन पार्क बनाने के लिए किस संस्था से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के लिए सहायता ली जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिएगा। इसके अंतर्गत इसका आंसर है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से, BARC। इसके साथ अभी हाल ही में एक अनुबंध किया गया है जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो फूड इरेडिएशन पार्क बनाया जा रहा है उसमें बार्क से जो टेक्नोलॉजी है वो हस्तांतरित की जाएगी। ठीक है, इनके द्वारा हमें प्रोवाइड कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिजिकली चैलेंज्ड क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित T20 चैलेंजर ट्रॉफी फॉर फिजिकल चैलेंज 2021 में राज्य के किस दिव्यांग बल्लेबाज का चयन हुआ है? तो इसका आंसर है श्री विल्सन जाटवर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौठान प्रबंधन के लिए चिप्स द्वारा विकसित मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो इसका आंसर है गौठान मैप। गौठान मैप जो है इसे अभी हाल ही में लोकार्पित किया गया है और इसका निर्माण किया गया है चिप्स के द्वारा। काम क्या है इसका? गौठान के अंतर्गत संचालित की जा रही जितनी गतिविधियां हैं उनका मूल्यांकन करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बस्तर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है स्वर्गीय हरिहर वैष्णव जी को। हरिहर वैष्णव जी को अभी हाल ही में बस्तर साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। बस्तर के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, आप इनके बारे में पढ़ते भी हैं। ठीक,
चलिए तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर प्रारंभ करते हैं। आज का पहला टॉपिक है मोर माटी ऐप। अभी हाल ही में लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऐप लोकार्पित किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इस ऐप का नाम है मोर माटी ऐप। ठीक, पढ़ते हैं इसमें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने श्री बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में छत्तीसगढ़ी कला एवं संस्कृति पर आधारित मोर माटी ऐप को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देना। मोर माटी ऐप से छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी एक अलग पहचान मिलेगी। उल्लेखनीय है कि मोर माटी ऐप श्री साजिद खान के निर्देशन में तैयार किया गया। देखिए ये जो ऐप है ना, बेसिकली काम कैसे करेगा, इसके अंतर्गत जो भी कलाकार है ना, वो अलग अलग कैटेगरी से जुड़ा होगा। जैसे कि लोक कला हो सकता है ना, या नृत्य कला हो सकता है, या संगीत कला हो सकता है, पाक कला हो सकता है, अलग अलग कैटेगरी में। तो इसके अंतर्गत जाकर के उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से फिर वो व्यक्ति चाहे तो कहीं भी अपना प्रोग्राम जो है वो अरेंज करवा सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी दी गई है मोर माटी ऐप के द्वारा, और इसके द्वारा वो राज्य शासन के भी नजर में भी रहेगा कि हाँ भाई, इस व्यक्ति ने इतने साल तक इस कला से जुड़ करके राज्य की सेवा की है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है महामाया स्व सहायता समूह को आउटलुक स्पीक आउट छत्तीसगढ़ में सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा रायपुर में आयोजित आउटलुक स्पीक आउट छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में महामाया स्व सहायता समूह पतोरा की अध्यक्ष श्रीमती जागृति साहू एवं सचिव श्रीमती शारदा ठाकुर को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के हाथों से सम्मानित किया गया है। पाटन विकासखंड के पतोरा ग्राम पंचायत की महामाया स्व सहायता समूह की महिलाएं मशरूम उत्पादन का कार्य कर रही हैं और इससे अच्छी खासी आमदनी प्राप्त कर रही हैं। स्व सहायता समूह में कुल 12 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये जो सदस्य है, ये जो समिति है, ठीक है, महामाया स्व सहायता समिति, ठीक है, समूह जो है, ये इसे हाल ही में आउटलुक स्पीक आउट छत्तीसगढ़ में इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, समूह की महिलाओं ने प्रारंभ में भवन में ढांचा तैयार कर 300 बैग मशरूम लगाया था, जिसमें मशरूम बीज हेतु कुल 20,000 रुपए की प्रारंभिक राशि खर्च की थी। ठीक है, इस समूह द्वारा अब तक मशरूम बेचकर कुल 55,000 रुपए अर्जित किया जा चुका है। मशरूम उत्पादन के साथ साथ समूह की महिलाएं अचार, पापड़, बड़ी, है ना, इन सब का भी उत्पादन करती हैं। देखो, इसको प्रमोट करने का रीजन ये है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति से जुड़ी हुई सारी चीजें हैं। ठीक है, साथ ही आप देख पा रहे हैं जो मशरूम होता है हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, अलग अलग प्रकार के मशरूम होते हैं, बहुत सारे प्रकार के मशरूम होते हैं। पैराफूटू का नाम सुना होगा आपने, उसको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, तो इन सब को, ये जो प्रोडक्ट होते हैं समूह के द्वारा जो उत्पादित होते हैं, उन सब को प्रोत्साहित करके जो लोगों हैं उनकी आजीविका में वृद्धि करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, तो अभी हाल ही में इसी के लिए आउटलुक स्पीक आउट छत्तीसगढ़ जो है ये आयोजित किया गया था रायपुर में, और इसी के अंतर्गत एक कार्यक्रम के द्वारा ये जो समूह है महामाया स्व सहायता समूह, इसको सम्मानित किया गया है। ठीक, यहां पर आप देख पा रहे हैं फोटो। ठीक है, ये है वहां की जो जागृति साहू जी है ना, स्व सहायता समूह की अध्यक्ष ये है। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ हर्बल्स को अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो अभी आपको हाल फिलहाल में पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो हर्बल प्रोडक्ट्स है उनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वैद्य संघ है ना, जो बिलासपुर का वैद्य संघ है, उसका नाम जो है अभी हाल ही में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है, आपको पता होगा, है ना। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में जो भोपाल में आयोजित होता है, क्या एक आयोजन होता है अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला। इस अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ का जो स्टॉल लगा था वनोत्पाद और जो जड़ी बूटी से संबंधित, उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए इसमें पढ़ते हैं कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स के स्टॉल को 8वें अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। यह मेला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में 22 से 26 दिसंबर तक आयोजित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला में छत्तीसगढ़ के हर्बल उत्पादों के स्टॉल को प्रथम स्थान प्राप्त होने के साथ ही राज्य को एक और विशेष उपलब्धि हासिल हुई है।
इसी में थोड़ा सा आगे और देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों के निर्माण में लगने वाले लघु वनोपजों का संग्रहण राज्य के वनों तथा उसके आसपास रहने वाले आदिवासी एवं अन्य ग्रामीण समुदायों द्वारा किया जाता है। आपको पता होगा कि कुछ समय पहले है ना वन अधिकार पट्टे जो है वो बांटे जा रहे थे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, तो इसीलिए अब जो लोग हैं वहां के उनको है ना, जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उनको, और जो वहां पर समुदाय है, ठीक है, जो समितियां बनती है, ग्राम समितियां, वन समितियां जो बनती है, उनको अधिकार दे दिया गया है कि वो वनों में जाकर के जड़ी बूटी का संग्रहण कर सकते हैं, वन जो संसाधन है उसका दोहन कर सकते हैं। वनों से संग्रहित इन वनोपजों के प्राथमिक प्रसंस्करण के उपरांत उसे वन धन केंद्रों में लाया जाता है, जहां उनका प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन कर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद निर्मित किए जाते हैं। इसी के अंतर्गत आपने अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे चीजों को सुना होगा। क्या? हर्रा उत्पाद केंद्र सुना होगा, कांकेर में लगाया गया है ना। मशरूम के लिए एक लगाया गया है, कहां पर? कांकेर में ही लगाया गया है, ये भी है ना। इसके अलावा मक्का प्रसंस्करण केंद्र लगा दिया गया है ना, और लाख प्रसंस्करण केंद्र लगा दिया गया है। इस प्रकार से बहुत सारे जो उत्पाद है उनके लिए प्रसंस्करण केंद्र लगा दिए गए हैं। इसी के अलावा अभी हाल ही में आपने नया सुना होगा कोदो प्रसंस्करण केंद्र 14 स्थानों पर प्रस्तावित है, कांकेर और दुर्ग कोंदल में लगाया जा चुका है। कांकेर और दुर्ग कोंदल इन दोनों स्थानों पर ये जो कोदो प्रसंस्करण केंद्र है ये लगाया जा चुका है। 14 स्थानों पर प्रस्तावित है, उसमें से 12 अब बचे हुए हैं। ठीक, मिलेट मिशन जब पढ़ते हैं हम तो उसके अंतर्गत इसको देखते हैं। इन उत्पादों के विक्रय संजीवनी विक्रय केंद्र के माध्यम से तथा अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किया जाता है। अभी हाल ही में कुल 23 प्रोडक्ट जो हैं, है ना, जो हर्बल प्रोडक्ट हैं, 23 हर्बल प्रोडक्ट जो हैं इनको अमेजोन पे लॉन्च किया गया है। अमेजोन से आप डायरेक्ट इनको खरीद सकते हो। ठीक, छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों के संग्रहण, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धन के इस कार्य में 7000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह कार्यरत है, जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। क्योंकि अधिकांश जो प्रसंस्करण यूनिट है वो लगाए ही गए हैं कहां पर? अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं, जो हमारे 19 जिले हैं वहां पर। ठीक है, आपको पता होगा कि 19 जिले जो हैं ये पूर्णतः या आंशिक रूप से जो है वो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो यहां पर लगाए गए हैं क्या? प्रसंस्करण यूनिट। इसीलिए यहां पर के जो 7000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह जो है ये इससे अपनी आमदनी प्राप्त कर रही है और इसके अलावा नई नई टेक्नोलॉजी वहां पर सीख रही है। ठीक, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार के बिहाफ में ये पुरस्कार प्राप्त करते हुए, है ना। चलिए अगला टॉपिक है कहत कबीर का विमोचन। अभी हाल ही में कहत कबीर नाम की एक पुस्तक का विमोचन जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी। इसका प्रकाशन किया गया है कबीर विकास संचार अध्ययन केंद्र, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा। ठीक, इस पुस्तक में पहली बार संत कबीर के 24 लोकप्रिय दोहों को कार्टून के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कबीर आपको पता होगा कि निर्गुण भक्ति शाखा के एकदम सशक्त आवाज थे। उनके दोहे जो थे वो समाज सुधार पर आधारित थे, वो धार्मिक कर्मकांडों का बहुत ज्यादा निषेध करते थे। और इसके अलावा जो कबीर है इनका नाम जो उच्च कोटि के कवि हैं उनमें आता है। ठीक, उनकी बातों का संग्रहण किया गया था धनी धर्मदास जी के द्वारा। आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो कबीर पंथ है उसकी स्थापना की थी। ठीक, तो कबीर के 24 दोहों पर आधारित एक किताब है कहत कबीर, इसको अभी हाल ही में विमोचित किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक, चलिए अगला टॉपिक है छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2022 का कैलेंडर। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस वर्ष जो कैलेंडर आया है उसकी थीम क्या है। ठीक, तो आइए देखते हैं। न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल थीम पर केंद्रित छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ वर्ष 2022 का विमोचन किया गया है। ठीक, तो इस वर्ष की थीम क्या है? तो याद रखिए न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं एग्जाम में आ सकता है। वर्ष 2022 का कैलेंडर राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं पर केंद्रित है, जिसमें आकर्षक फोटोग्राफ के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित किया गया है। यानी ये जो कैलेंडर है उसमें आपको जितनी योजनाएं हैं छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्य योजनाएं
है ना, जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैगशिप योजना बोलते हैं। जो प्रमुख प्रमुख योजनाएं होती है ना, उसको फ्लैगशिप योजना बोला जाता है। इन सभी फ्लैगशिप योजनाओं को उसमें दिया गया है। इसके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो मिलेट मिशन है ना, या मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है ना, इन सभी योजनाओं का आपको आंकड़ा उसमें मिल जाएगा, उसका डेटा आपको मिल जाएगा। ठीक, राज्य शासन द्वारा इस मिशन के तहत फसलों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनके प्रसंस्करण और विपणन की सुविधाओं को विस्तार से दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मिलेट मिशन के बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि 14 जिलों में मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। प्रदेश में 7 से बढ़ाकर 22 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रसंस्करण और विपणन से लाखों लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो इस जो कैलेंडर है उसमें यह भी बताया गया है कि अब वर्तमान में जो लघु वनोपज जिनकी खरीदी की जा रही है एमएसपी पर, उनकी संख्या कितनी है, 52 है। पहले यह संख्या 2018 के पहले कितनी हुआ करती थी, 7, अब कितनी है, 52 है। ठीक, और इसके माध्यम से प्रसंस्करण यूनिट लगाए जा रहे हैं और लोगों को इसके माध्यम से रोजगार दिया जा रहा है। तो यह सारी बातें जो हैं वो आपको कैलेंडर में मिलेंगी। आपको इमेज में दिखाता हूं, मुख्यमंत्री जी इसका विमोचन कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप यहां, है ना। छत्तीसगढ़ मॉडल से खुशहाली के रंग, इसका थीम जो है वो आपको इस इमेज में दिखेगा, न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल। ठीक, तो ये 2022 जनवरी, ये हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए, अगला टॉपिक है 3 दिवसीय रामनामी बड़े भजन मेला जांजगीर चांपा। आपको पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक समुदाय रहता है जो कि पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाता है। इनको कहा जाता है रामनामी संप्रदाय। ठीक है, रामनामी संप्रदाय। और इनका संकेंद्रण अगर देखा जाए तो ये अधिकांश आपको मिलेंगे जांजगीर चांपा, है ना, इस कोरबा वाले क्षेत्र में, यहां पर आपको ये देखने को मिलते हैं। ठीक, तो रामनामी संप्रदाय का जो मेला है वो है क्या, रामनामी बड़े भजन का मेला। और ये आयोजित होता है हर साल, कहां पर, जांजगीर चांपा में। ठीक, यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये है रामनामी संप्रदाय के लोग। देखिए पूरे शरीर पर, आपको शायद क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन इनके शरीर पर पूरा राम नाम गुदा हुआ है। इसके अलावा जो वस्त्र भी पहनते हैं उसमें भी पूरा राम नाम लिखा हुआ है, राम 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 लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका आयोजन होगा 13 से 15 जनवरी तक, और इस मेले में संत समागम का आयोजन किया जाएगा। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि रामनामी संप्रदाय का जो मेला है वो कहां आयोजित होता है, जांजगीर चांपा में। चलिए, तो अब आते हैं हमारे अगले सेगमेंट में, जो है प्रश्नोत्तर का सेगमेंट। पहला प्रश्न है, मोर माटी ऐप का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देना, मिट्टी परीक्षण के लिए किट प्रदान करना, मिलेट मिशन के लिए सूचना एकत्र करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हर्बल मेला में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ हर्बल्स, छत्तीसगढ़ मिनरल्स, छत्तीसगढ़ मेटल्स या छत्तीसगढ़ कल्चर। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2022 के वार्षिक कैलेंडर किस थीम पर आधारित है? ऑप्शन है मिलेट, नवा उम्मीद के नवा दाना। ऑप्शन बी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, न्याय व स्वावलंबन का छत्तीसगढ़ मॉडल, या भूमिहीन ला न्याय अधिकार के संवाद। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रामनामी बड़े भजन का मेला कहां आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है रायगढ़ में, कबीरधाम में, नारायणपुर में, या जांजगीर चांपा में। तो इसका आंसर भी आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे 31 दिसंबर तक के राष्ट्रीय तथा छत्तीसगढ़ समसामयिकी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।